जय हिंद दोस्तों, टीचर्स एकेडमी के लाइव क्लास में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ मैथ्स के बेहतरीन प्रश्न लेकर। जैसा कि रोज आप देख रहे हैं, एक से एक क्वेश्चन कराया जा रहा है। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कितना कायदे से सारी चीजों को लेकर हम चल रहे हैं। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन बने हैं उन्हीं पे आधारित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए कि मैथ्स का आज 10th नंबर का थ्योरी और प्रैक्टिस का क्लास है। ठीक है, यूपी टेट एग्जाम 2026 का आप जानते हैं सभी लोग कि अगर आपको एग्जाम निकालना है तो मैथ्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, बाकी सारी चीजें आप देखते हैं कि पढ़ लेंगे, ठीक है, उसको रट भी सकते हैं, लेकिन मैथ्स में रटा नहीं आ सकता। मैथ्स जो होता है टोटल आप जानते हैं, तो उसको आप खूब बढ़िया से सारे रूल्स को, सारे नियम जो होते हैं उनको खूब कायदे से समझते चलेंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन एक चीज गारंटी होती है मैथ्स की कि मैथ्स में जो आप करेंगे, अगर आपको तरीका मालूम है तो उसमें आपको पूरा से पूरा नंबर मिल सकता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मैथ्स जो होता है कभी भी सॉलिड रोल निभाता है। ठीक है, और आपको नियम मालूम है तो उसका आंसर एकदम सटीक आएगा। बाकी में तो जानते हैं कि तमाम विद्वानों की ये मत है, ऐसे हैं वैसे हैं। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि अदर सब्जेक्ट में भाई बहुत आसान है, वो भी आसान नहीं है, लेकिन मैथ्स रूल एंड रेगुलेशन पे है। तो जितने रूल्स आप पढ़ेंगे, समझते रहेंगे, ठीक ना, तो समझ लीजिए बिना मैथ्स के बेड़ा पार नहीं लगना है। यूपी टेट में मैथ्स जो है आपका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इसलिए आप सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। क्लास को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि पढ़ाई करिए, पढ़ेंगे तभी सारी चीजें सही होंगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक, देखिए यहाँ दिया है यदि 2x + 3y = 10 तथा y > 4 तब होगा। यानी कि 2x धन 3y = 10 है तो y छोटा है 4 से, तब होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये सारी चीजें दी है। तो x का मान -1 से बड़ा होगा, x का मान -1 से छोटा होगा, x बड़ा होगा 0 से, x छोटा होगा 0 से, यही बताना है। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन को तुरंत तो आप लोग नहीं बता पाएंगे, चलिए हम बताते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि y छोटा है किससे, बताइए। y छोटा है 4 से। ठीक है, y किससे छोटा है बताइए, 4 से है। ये काम करते हैं कि पहले इसको लिखते हैं y > 4। ठीक है, तो यहाँ पर y छोटा है 4 से, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है वो बताइए, 3y दिया है। क्या दिया है यहाँ पर, 3y दिया है। तो 3y दिया है तो हम काम करते हैं, दोनों तरफ 3 से गुणा करते हैं। तो 3 से गुणा जब दोनों तरफ करेंगे तो y में 3 से गुणा करेंगे 3y आ जाएगा। 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 3 चौको कितना हो जाएगा बताइए, 12 आ जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए, 12। ठीक, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक, फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ पर क्या है, इसको पहले इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2x + 3y बराबर कितना है, 10। हम 3y का वैल्यू निकालते हैं। तो 3y का वैल्यू निकालेंगे तो 2x उधर भेजेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए, हो जाएगा 10 माइनस कितना, 2x हो गया। ठीक है, कितना हो गया बताइए, 10 माइनस क्या हो गया बताइए, 2x हो गया। यानी 3y = 10 - 2x। तो 3y की जगह हम 10 - 2x रख सकते हैं, यहाँ 3y की जगह। तो 10 - 2x यहाँ पे 12 है। तो चलिए 10 को हम उधर भेज देते हैं। किधर भेज देते हैं, उधर भेज देते हैं। ठीक, तो 10 जब उधर जाएगा तो ध्यान दीजिएगा 12 - 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 - 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि -2x << कितना है बताइए, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ -2 से हम डिवाइड कर देंगे। -2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमको x के पास से माइनस हटाना है। तो चलिए हम दोनों तरफ -2 से डिवाइड करें। चलिए -2 से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जब डिवाइड करेंगे तो -2 से -2 कट गया, x हो गया। और आपको मैं बता दूं कि कभी भी माइनस चिन्ह से हम डिवाइड जब करते हैं, ये जो बीच वाला चिन्ह है, जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे चाहे डिवाइड करेंगे, बीच वाला चिन्ह जो है पलट जाता है। ठीक है, ये चिन्ह उधर की तरफ मूव हो जाएगा। ठीक है, और 2 में -2 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा -1। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए, x > -1। क्या हो जाएगा, x हो जाएगा >(-1)। तो देखा आपने, एक बार और समझ लीजिए, y छोटा है किससे, 4 से। ठीक है, यहाँ पर 3y दिया, हमको 3y लाना है। तो हमने 3y लाने के लिए दोनों तरफ 3 से गुणा किया, 3y 3 चौको 12। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो 3y = 2x उधर गया तो 10 - 2x हो गया। तो 3y का मान 10 - 2x, हमने यहाँ 3y की जगह रख लिया। फिर 10 को उधर भेजा, 12 - 10,
और ये बताइए x का वैल्यू हटाना है, सॉरी x को प्लस के रूप में लाना है, तो x को अगर प्लस के रूप में लाना तो यहाँ -2 हटाना रहेगा। तो -2 से अगर बाएं तरफ गुणा करेंगे तो दाहिने पक्ष में भी गुणा करना पड़ेगा, ये रूल होता है। तो -2 से -2 कट गया, x हो गया, और 2 में -2 से जब भाग देंगे तो -1 हो जाएगा। और कभी माइनस वाली संख्या से भाग देते समय चाहे गुणा करते समय जब हम भाग देंगे चाहे गुणा करेंगे तो ये जो असमान चिन्ह है पलट जाता है, ठीक है ना। अगर लेस देन है तो हो जाएगा ग्रेटर देन। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, x बड़ा है किससे, -1 से। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर दिया है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण O इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO गुणे DO बराबर BO गुणे CO, तो ABCD होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ABCD के जो विकर्ण हैं, ध्यान दीजिएगा कि AB और CD के विकर्ण हैं, ठीक है। तो उस तरह तो थ्योरम है, उस तरह बहुत बड़ा थ्योरम प्रूफ कराने की जरूरत नहीं है, बस इसको आपको बता दें हम। तो एक चतुर्भुज ABCD में एक पेज का थ्योरम हो जाता है, तो बस इसको जानते रहिए, इतना समय नहीं लगता है एग्जाम में कि थ्योरम सॉल्व करें। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण बिंदु O पर, ठीक है ना। एक विकर्ण BD है, ठीक है, और एक विकर्ण कौन है बताइए, AC है। कहाँ काट रहे हैं, O पर, ठीक है। और क्या बन रहा है बताइए, यहाँ पर बन रहा है AO गुणे क्या, DO। AO गुणे क्या है बताइए, DO है, बराबर ध्यान दीजिएगा BO गुणे, है ना, ये BO गुणे CO हो जाएगा। तो BO गुणे CO, ठीक है। तो ये जो बनता है, ये जो संबंध बनता है, मालूम किसके अंदर बनता है, ये होता है समलंब चतुर्भुज। इस तरह का कंडीशन जब भी आएगा तो किसके में बनेगा, ये बताइए किस चतुर्भुज में, ये बनता है समलंब चतुर्भुज में। तो दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ध्यान दीजिएगा तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है ये भी बहुत बेहतरीन है। एक शंकु और बेलन की ऊंचाइयां 4:5 के अनुपात में है, उनके व्यास 3:2 के अनुपात में है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले शंकु और बेलन के आयतनों का सूत्र मालूम होना चाहिए। तो आपको बता दें कि शंकु का आयतन बराबर क्या होता है। शंकु का आयतन जो होता है, शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और बेलन के आयतन का सूत्र क्या होगा, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। अब देखिए अनुपात क्या दिया है, किसका अनुपात दिया है, शंकु और बेलन की ऊंचाई का, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देते हैं कि शंकु और बेलन की ऊंचाई का अनुपात, ठीक है, यानी H1 और ये हो गया H2, ऊंचाई का अनुपात कितना बताइए, 4:5 है। कितना है बताइए, 4:5 है, ठीक है। तो यानी कि हम दोनों में कुछ शामिल कर सकते हैं कॉमन, तो यानी कि शंकु की ऊंचाई बोल सकते हैं 4h, ठीक है, और बेलन की ऊंचाई स्क्वायर h, ठीक है। और बेलन का आयतन नीचे, बेलन का आयतन कितना है बताइए, पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये इसकी ऊंचाई को h1 मान लेते हैं, ये 2, ये r1 है, और ये क्या बताइए r2 है, ठीक है। तो पाई से पाई कट जाएगा, 3 को हम नीचे भेज देते हैं, ठीक है, 3 चला जाएगा नीचे, ठीक है। r1 मतलब पहले वाली त्रिज्या 3r है, उसका स्क्वायर करना है, तो 3r का स्क्वायर इंटू h1 कितना है बताइए, h1 मतलब पहली ऊंचाई 4h है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए r2 स्क्वायर, r2 कितना है यहाँ पे, दूसरी वाली त्रिज्या कितनी है, 2r है, तो यहाँ पे 2r का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा बताइए, 2r का स्क्वायर, ठीक है। 9 कट जाएगा, 3 त्रिके 9, ठीक है, और 4 से कट जाएगा 4, तो ऊपर 3 नीचे 5, अनुपात हो जाएगा 3:5। अनुपात कितना हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो तीसरा पूछा था, इसमें क्या पूछा था बताइए, कि उनके आयतनों का अनुपात बताइए। तो उनके आयतनों का अनुपात कितना हो गया बताइए, 3:5 हो गया, ठीक है। तो अच्छी तरह आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज पता नहीं आप लोग कमेंट्स कर नहीं रहे हैं, आज पता नहीं आप लोग कमेंट्स कर नहीं रहे हैं, कमेंट हमको दिख ही नहीं रहा आज। ये बार देख लेते हैं क्या सबका कमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो इसमें दिख नहीं रहा।
चलिए ठीक है, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन देख के कई लोग लग रहा है कि थोड़ा सा अभी शुरुआत में क्वेश्चन के लेवल अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन सभी लोग कर सकते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, भाई पांडे जी दिख नहीं रहे हैं, शुभम जी, ठीक है, और सुचिता वर्मा नाम है ना, क्या नाम है आपका, ठीक है, तो आप सभी लोग दिखाई नहीं दे रहे भाई, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे चार क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, उनमें सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है, ये पूछा है। चार क्रमिक सम संख्या है, इनका औसत क्या है बताइए, 9 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, कितने लोग बताएंगे इसका आंसर, चलिए फटाफट बताइए सभी लोग, इसका आंसर कितने लोग देंगे। अरे भाई धरती वीरों से खाली हो गई है क्या भाई, बताइए सभी लोग, बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। चलिए देखिए हम बता देते हैं, यक्स मान के करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है ना, तो इसका तरीका देखिए, बोला है चार क्रमिक सम संख्याओं का औसत कितना है बताइए, 9 है, ठीक है, तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, बस ध्यान दीजिए कि 9 किसके किसके बीच में आता है। बोला है कि चार क्रमिक सम संख्या है, लेकिन 9 सम संख्या नहीं है, 9 क्या है, विषम संख्या है, तो क्या करेंगे हम देखेंगे 9 किसके किसके बीच में आता है। 9 जो है 8 के और 10 के बीच में आता है, ठीक है, तो हमको वे दो संख्या मिल गई, दो सम संख्या मिल गई, ठीक है, तो जैसे इनके अगल बगल की हम संख्याएं लिखेंगे कि 9 के पहले वाली सम संख्या कौन है, 8, 9 के बाद वाली सम संख्या कौन है, 10, हमको चार सम संख्या लिखनी है, 8 के जस्ट पहले कौन होगा बताइए, 6 हो जाएगा, और 10 के बाद वाला कौन हो जाएगा, 12 हो जाएगा। पूछा इनमें सबसे बड़ी सम संख्या बताइए, सॉरी यहाँ सबसे बड़ी सम संख्या, तो सबसे बड़ी सम संख्या कौन है बताइए, 12, ठीक है, तो कैसे किया हमने, आप सभी लोग समझ गए होंगे कैसे बताया। देखिए यहाँ पे चार क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, ठीक है, तो हमने क्या किया, जब भी देखिए कि जब यहाँ पर संख्या जो है 4 हो, 6 हो, 8 हो, यानी यहाँ का, यहाँ सम विषम मत देखिए, यहाँ देखिए कि यहाँ पे जो संख्या लिखी है वो सम हो, 4, 6, 8, अगर यहाँ जो संख्या लिखा है अगर सम है, तो जो भी औसत दिया होगा सबसे पहले उसके अगल बगल वाली संख्या लिखेंगे, ठीक है, और लिखने के बाद से क्या करेंगे, जितनी संख्या होंगी सब के सब सम है ना, तो सम संख्या जानते हैं, आगे बढ़ेगी तो 2 2, पीछे जाएगी तो 2 घटेगी, तो 8 में से 2 घटाओ 6, देखिए 6 2 8 2 10 2 12, ये चारों के चारों सम संख्या हो गई। इन चारों सम संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, देखते हैं कौन जुड़ा है, आंसू यादव जुड़े हैं, बहुत बढ़िया, आंसर क्या हो गया बताइए, 12, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो उसी तरह एक काम करिए, एक ऐसे एक और हम देते हैं, मान लीजिए कि 6 सम संख्याओं का, ठीक है, छह क्रमिक सम संख्याओं का औसत दे दिया 11, तो क्या इस तरीके से आप सभी लोग बता सकते हैं, क्या इस तरीके से आप सभी लोग बताएंगे कि वो 6 सम संख्या क्या होंगे, तरीका अभी हमने बताया आपको, ठीक है, तो आप सभी लोग बताएं, तो 6 सम संख्या बताइए जिस तरीके से हमने बताया है कि अगर औसत 9 है तो 9 किसके किसके बीच में आता है, 8 और 10 के बीच में, ठीक है, और उसके बाद हमको चारों सम संख्या लिखनी है, तो 8 के पहले सम संख्या 6, 10 के बाद आने वाली सम संख्या 12, 1 2 3 4, चारों संख्या आ गई, ठीक है, तो फिलहाल कोई ट्राई नहीं करना चाहेगा लग रहा है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर 11 दिया है, 11 किसके किसके बीच में आता है, ध्यान दीजिए 11 किसके किसके बीच में आता है, 10 के और 12 के बीच में आता है, तो दो सम संख्या हमको मिल गई, कौन कौन मिल गया, 10 और 12, हमको टोटल कितनी सम संख्या लिखनी है, 6, तो 10 के पहले कौन आता है बताइए, 8, 8 के पहले कौन आता है बताइए, 6, ठीक है, 12 के बाद बताइए कौन आएगा, 14, 14 के बाद कौन आ जाएगा बताइए, 14 के बाद आ जाएगा 16, ठीक है, तो कहने का मतलब है जो भी दो संख्या होंगी, अगर 6 सम संख्याएं हैं, इस वाले के 2 इधर और इस वाले के 2 इधर, ऐसे लिखना है, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि वो 6 सम संख्या कौन कौन सी है, 6 8 10 12 14 16, ठीक है, ठीक, तो आप चाहें तो कर भी सकते हैं, 16 14 कितना हुआ, 30 10 40 और 12 8 20, तो 40 20 60 और 6 66, 66 में आप खुद देख लीजिए 6 से भाग देके 11 औसत आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना 11 औसत, तो ऐसे कर सकते हैं आराम से आप, ठीक है, तो किसका किसका आ गया, आंसू यादव जी ने 4 6 8 10 12 14 बताया था, नहीं भाई यहाँ पर क्या होगा, 6 8 10, अरे 11 है ना, तो 11 के जस्ट पहले बताइए कौन हुआ, 10 हुआ, और इधर कौन हुआ, 12 हुआ,
तो 12 2 14 2 16, और इधर 10 में से 2 गया 8, 8 में से 2 गया 6, तो आपने 4 कहां से लिखा है आशु जी? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। बहुत बढ़िया, आपने अच्छा प्रयास किया। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, करड़ी में 2916 है, इसका वर्गमूल करने पे 54 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश करिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर नहीं आता तो हम तो हैं ही, बताएंगे ही। इस क्वेश्चन के बारे में बताइए आंसर क्या होगा। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, आशु जी कोशिश करिए इसके बारे में। काड़ी में 2916 बराबर 54 है, तब काड़ी में 29.16, काड़ी में 0.296 प्लस काड़ी में 0.00296 प्लस काड़ी में 0.4 बार 02916 का मान क्या होगा। ठीक है, इसके बारे में बताना है। तो चलिए एकदम इजी वे में बताते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं 2916 का वर्गमूल क्या है बताइए, 54 है, तो हर जगह 2916 है ना। एक काम करते हैं कि दशमलव को अभी नहीं देखा जाता है, हर जगह देखिए 2916 है कि नहीं है, हर जगह है, तो हर जगह अगर 2916 है, ऊपर रूट है, तो 2916 पे अगर रूट हो तो उसका आंसर कितना आता है, 54। तो 54 चारों जगह आएगा, दशमलव को बाद में देखेंगे। यहाँ भी 54 आएगा, क्यों, 2916 है। यहाँ भी 54 आएगा, क्यों, 2916 है। यहाँ भी 54 आएगा, क्यों, 2916 है। ठीक है, और यहाँ भी 54 आएगा, क्यों, क्योंकि 2916 है। यानी पहले ही दे दिया आंसर कि 2916 का वर्गमूल क्या होता है, 54। भले से यहाँ दशमलव लगा है, हर जगह 2916 है, तो भाई वर्गमूल करने पे 54 ही होगा। लेकिन दशमलव को कैसे लगाना है वो हम आपको बताते हैं, तो चलिए बताते हैं। आशु यादव जी की आ गया है 5.9994। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव है और वर्गमूल कर रहे हैं, तो दशमलव 2 अंक बाद है, तो बाहर निकलेगा तो आधा हो जाएगा, 1 अंक बाद लगेगा। यहाँ दशमलव देखिए 1 2 3 4, 4 अंक बाद है, तो बाहर आएगा तो आधा होगा, 4 का आधा क्या होगा बताइए, 2। ठीक है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक बाद दशमलव है, तो बाहर आएगा तो 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, ये 3 अंक नहीं है, 3 अंक कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए 8 अंक बाद दशमलव है, तो 8 का आधा 4 होता है, तो 4 अंक बनाएंगे, 2 जीरो लगा के फिर दशमलव। अब इनको जोड़ते हैं, देखिए 5.4 दशमलव 54, फिर क्या होगा, दशमलव 054। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए दशमलव 0054, बस जोड़ दीजिए आंसर आ जाएगा। तो जोड़िए, यहाँ पे 4 है, 5 4 9 5 4 9 5 4 9, यहाँ पर 5.9994। तो बहुत बढ़िया आशु जी, आपका आंसर सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया बताइए, 5.9994। कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो 5वें नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है, देखते हैं कितना आंसर देते हैं इसका। 6ठा नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है। चलिए सभी लोग बताइए क्या आंसर होगा इसका। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। यदि तीनों कक्षाओं में 4 छात्र बढ़ा दिए गए, ठीक है, तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है। ठीक है, तो कक्षाओं में, तीनों कक्षाओं में कुल कितने छात्र हैं, तो चलिए सभी लोग बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, देखते हैं कितने लोग बताते हैं इसके बारे में। चलिए देख लेते हैं। 3 कक्षाएं हैं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और क्या बताइए, तीसरी कक्षा। ठीक है, अनुपात कितना दिया बताइए, 2:3:5। ठीक है, और 4 छात्र बढ़ा दिए गए, तो अनुपात कितना हो गया बताइए, अनुपात हो गया 4:5:7। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक में कितने छात्र बढ़ गए हैं, प्रत्येक में जो 4 छात्र बढ़ गए हैं। ठीक है, यानी कि पहले वाले में भी 4 बढ़ गया है, दूसरे में भी 4 छात्र बढ़ गए हैं, तीसरे में भी 4 छात्र बढ़ गए हैं। ये जो 4 छात्र बढ़ गए हैं, तो प्रत्येक का अनुपात कितना बढ़ा दे रहा है, 2 बढ़ा दे रहा है। 2 2 4, 3 और 2 5, अब 5 और 2 कितना हो गया बताइए, 7। तो कहने का मतलब ये है, ये जो 4 छात्र हैं कितने के बराबर है, 2 के बराबर। यानी जो 4 बढ़ रहा है वो कितने हिस्से को बढ़ा रहा है, 2 हिस्से को बढ़ा रहा है। ठीक है ना, तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि 2 हिस्सा बराबर कितने छात्र के, 2 हिस्सा बराबर 4 छात्र के। तो 2 हिस्सा बराबर 4 छात्र, 1 हिस्सा बराबर कितना हो गया बताइए, 2 छात्र। ठीक है, तो तीनों कक्षाओं में कुल कितने छात्र हैं,
तो बताइए यहाँ पर 2 और 3 और 5, तो 5 3 8 और 2 10, टोटल 10 हिस्सा छात्र हैं। एक हिस्सा अगर 2 के बराबर तो 10 हिस्सा कितने के बराबर, 10 दूनी 20। तो तीनों कक्षाओं में कुल कितने छात्र हैं बताइए, 20। कितने छात्र हैं बताइए, 20 छात्र हैं। कैसे किया गया आप सभी लोग समझ गए होंगे कि जो 4 छात्र बढ़ा रहे हैं वो 2 हिस्सा बढ़ा दे रहा है। इसका मतलब ये है कि 4 के वजह से 2 बढ़ रहा है, इसलिए 2 और 4 की तुलना करेंगे, 2 बराबर 4, 1 बराबर 2 और 1 बराबर 2। तो कुल छात्र पूछा है तो जोड़ दीजिए, 5 3 8 2 10, यानी 10 का मान निकालना है। 1 का मान 2 है तो 10 का मान 10 दूनी 20, यानी कुल कितने छात्र हैं बताइए, 20 छात्र हैं। तो बहुत बढ़िया, आंसू यादव जी का 20 आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितने लोग बताते हैं इसके बारे में। सबसे पहले देखिए कि दिए गए वृत्त में ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 16 सेंटीमीटर है, ओसी कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ए बी कौन है, यहाँ पे ए बी की अगर बात करें, देखिए ए बी यहाँ से यहाँ तक क्या है बताइए, ए बी यहाँ से यहाँ तक 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये सी है। ठीक, और ओसी कितना है बताइए, ओसी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये केंद्र से हम जब जीवा को मिलाते हैं, किसको मिलाते हैं, जीवा को मिलाते हैं, तो ये जो जीवा है, जीवा कौन है यहाँ पे, ए बी है। ठीक है ना, तो जब हम केंद्र से कोई लंब अगर खींचते हैं तो क्या करता है, वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। कितने बराबर भागों में बांटता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर 16 है तो अगर ये 8 है, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा बताइए, 8 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 8। हमको त्रिज्या निकालनी है, तो ये बताइए अगर त्रिज्या निकालनी है तो अगर हम समकोण त्रिभुज बना लें तो त्रिज्या निकल सकता है। देखिए ये त्रिज्या है, ये ओ बी त्रिज्या है। ठीक है, तो ये वृत्त की त्रिज्या है ओ बी, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस समकोण त्रिभुज का क्या है बताइए, कर्ण है। ठीक है, तो पाइथागोरस नियम से क्या हो जाएगा, ये कर्ण हुआ ना, तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा बताइए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब 6 है, 6 का वर्ग, और आधार इस त्रिभुज का क्या है बताइए 8 है, 8 का वर्ग। ठीक है, तो 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64। ठीक है, ये तो आप डायरेक्ट भी आंसर बता सकते थे, 6 8 10 होता है। ठीक है, लेकिन चलिए हम करा देते हैं जिसको नहीं मालूम है। तो वर्ग इधर आ जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, 100 किसका वर्ग होता है 10 का, आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो आपने देखा यहाँ पे, तो इसकी बताइए ये जो त्रिज्या है कितनी हो जाएगी, त्रिज्या ही तो कर्ण है यहाँ पे, है ना, त्रिज्या कर्ण के रूप में काम कर रही है, तो त्रिज्या हो गया यहाँ पे कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आंसू यादव जी ने बताया है 10, चलिए बहुत बढ़िया। आज देख रहे हैं बस एक व्यक्ति मोर्चा खोला हुआ है, ठीक है ना, जो लगातार बताया जा रहा है। आज पांडे जी पता नहीं कहाँ गायब है भाई, तबियत सही है ना पांडे जी का, पांडे जी का पता नहीं चल रहा है आज। चलिए तो ध्यान देते हैं, देखिए निम्नलिखित में से किसका परिकेंद्र बाहर स्थित होता है, इसका आंसर होगा देखिए अधिक कोण त्रिभुज। परिकेंद्र बनता कैसे, ध्यान दीजिएगा, तो अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र बाहर बनता है, तो कैसे होगा ध्यान दीजिए, बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कंपास तो है नहीं कि बताएं, हाँ इतना हम वैसे बता सकते हैं कि देखते हैं ना, जब ऐसे क्या करते हैं, जैसे ऐसे चाप लिया जाएगा, देखिए ऐसे चाप लेके जब हम काटते हैं ना भुजाओं को, ठीक है, तो जब ऐसे चाप लेंगे तो ऐसे आएगा, ठीक है, फिर ऐसे यहाँ होगा। इस भुजा को हम बीचों बीच में से क्या करेंगे, काटेंगे। ठीक, फिर ऐसे इस भुजा को भी हम काटेंगे, ऐसे चाप लेके, ऐसा चाप लेके, आप बचपन में बहुत किया होंगे। ठीक है, उसी तरह इस भुजा को भी जब हम क्या करेंगे, चाप लेके यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे काटेंगे जब यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा ये बताइए, ये जो हम काट रहे हैं तो ये जो इनको बोलते हैं लंबार्धक, इन भुजाओं को हम क्या बोलते हैं, लंबार्धक। क्यों, क्योंकि इनको आधा आधा करते हैं, एक तो 90 डिग्री का भी होते हैं, इन भुजाओं को आधा आधा भी करते हैं। इनको अगर हम बढ़ाएं तो कहाँ जाके मिलेंगे, ये जहां जाके मिलते हैं उन्हीं को बोलते हैं परिकेंद्र। ठीक है, थोड़ा तिरछा हो गया यहाँ पे, इन हाथ से बनाया जा रहा है, कहाँ जाके मिलेंगे, तो आपसे बता दें कि किसी भुजा को आधा आधा जो बांटने वाला जो लंब होता है उसी को लंबार्धक बोलते हैं। ठीक है ना, आप बचपन में पढ़े होंगे रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटी है, तो आप चाप लेके ऐसे बांटे होंगे,
कि तो इसको हमने बांटा दो बराबर भाग में, इसको बांटा, इसको भाग बांटा, ठीक है। तो देखिए आपसे बता दें कि ये जो लंबार्धक का कटान बिंदु होता है, लंबार्धक जो होते हैं ये कटान बिंदु को ही, यानी जहां काटती हैं ये कटान बिंदु को ही परिकेंद्र कहते हैं। तीनों काटते हैं उसी को बोलते हैं परिकेंद्र। तो बताइए क्या ये परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर है कि त्रिभुज के बाहर है? नहीं ना, तो त्रिभुज के बाहर है। तो वही पूछा था निम्नलिखित में से किसका परिकेंद्र बाहर स्थित होगा? तो किसका परिकेंद्र बाहर स्थित होगा? अधिक कोण त्रिभुज का। किसका होगा? अधिक कोण त्रिभुज का। तो चलिए बहुत बढ़िया, आपने आंसू यादव ने बताया 8वें का ए आंसर होगा। चलिए बहुत बेहतरीन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं देखिए 1001 का क्यूब का मान बताइए। इसको करना होगा तो कई लोग बहुत लेंदी कर देते हैं, इसको लगाना होगा तो ठीक ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे सभी लोग बताइए। यहाँ पर पूछा है कि 1001 का क्यूब का मान बताइए। ये बताइए 1001 गुणे 1001 गुणे 1001 करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका देख लीजिए। आप ये रूल जानते होंगे a प्लस बी का होल क्यूब, अच्छी तरह जानते होंगे। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a क्यूब 1000 है, अब b कितना है बताइए 1। इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे? a प्लस बी के होल क्यूब से, ठीक है। कुछ नेटवर्क इश्यू आ गई क्या भाई? कनेक्ट योर इनकोडर टू गो लाइव। चलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, चलिए कोई बात नहीं। देखते हैं यहाँ पे नेटवर्क है, कभी भाई कभी भी जा सकता है। तो आंसू जी वो नहीं होगा, आंसर आपको हम बता रहे कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे 1000 का क्यूब, तो ये बताइए ये 000 है, कितनी बार आएगा? 3 बार। तो 3 3 6 और 3 9। कहने का मतलब है कि जितना घात होगा उतनी बार जीरो रिपीट होगा। तो ये 3 3 0 3 बार आएगा। अगर 2 होता तो 3 3 0 2 बार आता, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले तो अंकों को काउंट करते हैं। अगर अंकों को ही काउंट करने से आंसर आ जाए तो सीधे उतना गुणा करने की क्या जरूरत है। देखिए यहाँ पर कितने अंक आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ देखिए 10 अंक है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक है, होगा ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, होगा ही नहीं। यहाँ पर कितने अंक आएंगे? 10 अंक आएंगे। तो क्यों उतना मेहनत करें, ठीक है। तो उतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कैसे हमने किया। देखिए यहाँ पे 1000 का क्यूब है, ठीक है। तो 1000 का क्यूब का मतलब क्या हुआ? देखिए आपको हम एक ही बस करके बता देते हैं, अभी समझ जाएंगे। तो 1000 का क्यूब मतलब 1000 गुणे 1000 गुणे 1000 हुआ ना। ये बताइए 1 एकम 1 एकम 1, तो 1 आ गया। और बताइए 3 जीरो, ये 3 3 6 3 9, 9 जीरो यहाँ पे लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 को लेकर टोटल 10 अंक। 10 अंक बस ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है, केवल ऑप्शन से आप सीधे आंसर बता देंगे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा बताइए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इतना मेहनत ही नहीं करना था, क्यों हम इस सूत्र का दुरुपयोग करें। यहाँ इसको दुरुपयोग करना ही बोला जाएगा, ठीक है ना। जब आपका बस अंकों को गिन के आंसर आ जा रहा है तो भाई माइंड लगाई करिए। एग्जाम में आप लोग माइंड नहीं लगाते हैं, लगते हैं पूरा विधिवत लगाने, इसलिए समस्याएं होती है, ठीक है। तो चलिए बहुत बढ़िया आंसू जी, यहाँ पे आंसर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं वह कौन सी संख्या है जो 80 से 20% अधिक है। तो 80 से 20% अधिक मतलब 120% पूछ रहा है। अगर 80 से 30% अधिक होता तो 130% पूछता। 80 से 40% अधिक पूछता तो 140/100 निकालते। अगर 80 से 10% कम पूछता तो 80 का 90% निकालते। 20% कम पूछता 80 निकालते 80%। अगर 25% कम पूछता 75% निकालते, सबको मालूम है। तो अगर 80 से 20% अधिक पूछ रहा है तो 20 छके 120, 20 पच्चीस 100, 5 से 80 को काटिए 16, 16 छके 96, ठीक है। आंसर क्या हो गया बताइए? 96, ऑप्शन नंबर डी। तो देखें किसी का आंसर आया, ये तो बहुत सिंपल था, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया आंसू जी, आपका 96 आंसर आ गया, बहुत ही लाजवाब।
बहुत ही शानदार। तो 96 आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? तो क्या आप लोग बताना चाहेंगे? पहले तो हमको ये बताइए, क्या टाइम टेकन होगा कि तुरंत बताया जा सकता है? इस क्वेश्चन को बताइए, क्या टाइम टेकन होगा कि तुरंत बता सकता है? सभी लोग बताएं। आज लग रहा है कि धरती वीरों से खाली हो गई है, बस एक वीर डटा हुआ है। शाबाश वीर, बहुत शानदार आशु जी, केवल आप जुड़े हुए हैं। बाकी लोग क्या हुआ भाई, शुरू में क्वेश्चन की शुरुआत जब थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन से कर दो तो देखते हैं कई लोग धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ और भी वजह हो, ठीक है ना भाई, तबीयत भी खराब हो सकती है किसी की, ठीक है। लेकिन देखिए गलत सही ट्राई करना चाहिए, आप तो क्वेश्चन अच्छे अच्छे आ रहे हैं, ट्राई किया करिए, ठीक है। तो भाई धरती धरती वीरों से खाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बताइए इस क्वेश्चन को करना ही क्या है भाई, यहाँ पे बस देखिए कुछ करना ही नहीं है। देखिए यहाँ पे परसेंटेज को भिन्न में बदल के बताना था। यहाँ देखिए 3 पूर्णांक, बस देखिए उसी से आप बता देंगे 3, 5, 2 और 7। सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है? 7। सीधे आंसर कर दीजिए, भिन्न में बदलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। बस एक कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया था। या बस पूर्णांकों को देख लीजिए, यहाँ 3 से 1/3, 5 से 1/3, 2 से 1/3, या 7 से 1/3। ये 3 से बड़ा है, ये 5 से बड़ा है, ये 2 से बड़ा है, ये 7 से बड़ा है। तो सबसे बड़ा तो 7 से ही बड़ा होगा ना। 11 का आंसर कौन सा हो गया बताइए? ऑप्शन नंबर डी, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं था। कई लोग क्या हुआ, एक तो बटा देख लिए, होता ना, एक तो करेला और दूजा नीम चढ़ा। तो देखिए एक तो भिन्न देख लिया, वैसे कई लोग बुखार हो जाता है। दूसरा परसेंटेज देख लिया, तो उसमें तो समझ लीजिए कि डेंगू वेंगू सब हो जाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है डरा मत करिए, थोड़ा लॉजिक देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर जिसको भी आप बदलेंगे, छोटी संख्या को बदलेंगे छोटा वैल्यू आएगा, बड़ी संख्या को बदलेंगे बड़ा वैल्यू आएगा। बस यही समझना था इसमें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, यदि की मासिक आय से 60% अधिक है तो श्याम की मासिक आय राम से कितने % कम है, ठीक है। तो श्याम की राम से कितनी कम है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है, यदि राम की, छूटा हुआ टाइप करने में, यदि राम की मासिक आय किससे? श्याम से 60% अधिक है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, यदि राम की मासिक आय श्याम से 60% अधिक है तो श्याम की मासिक आय राम से कितने % कम है, कितने % कम है। अब इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग नहीं बता पाएंगे तो समझ लीजिए कि परसेंटेज का बेसिक भी नहीं जानते हैं, परसेंटेज का आप लोग पी भी नहीं जानते हैं, ठीक है। तो चलिए बताइए, हमने तो क्वेश्चन यहाँ पे कर दिया भाई, क्वेश्चन को हमने सही कर दिया। राम की मासिक आय श्याम से 60% अधिक है, तो पूछ रहा है कि श्याम की मासिक आय राम से कितने % कम है, यही बताना है। तो कितने लोग बताएंगे? इस क्वेश्चन को तो जरूर बताइए भाई, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। चलिए तो हमें बता देते हैं, देखिए राम की मासिक आय श्याम से 60% अधिक है। 60% को हम क्या बोलते हैं? 60% को बोलते हैं 3/5, ठीक है। और यहाँ पे R फॉर राम और S फॉर श्याम, ठीक है। R से रैबिट और S से सन, जो पढ़ते थे बचपन में वो भूल जाइए। यहाँ R से क्या है? राम है, और S से क्या है? श्याम है, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो राम और श्याम है, तो श्याम से 60% अधिक है, तो भाई जिससे तुलना होता है नीचे वाला वैल्यू उसी का होता है। यानी श्याम का जो आय है 5 रुपए कमा रहा है और राम उससे 3 रुपया ज्यादा कमा रहा है, तो 5 में 3 जोड़ दिए कितना हो गया बताइए? 8, ठीक है। यानी कि अनुपात के रूप में क्या हो गया कि श्याम अगर कितना कमा रहा है? 5 रुपए, तो राम 8 रुपए कमा रहा है। अब पूछा है श्याम की मासिक आय राम से, ठीक है। तो श्याम की मासिक आय कितनी है? 5, और किससे पूछ रहा है बताइए? राम से कितनी कम है। तो कितनी कम है बताइए? 3 कम है, और ये जो 3 कमी है प्रतिशत में निकालना है, ठीक है। और वो भी किससे तुलना करते हुए निकालना है? राम से तुलना करते हुए निकालना है। तो जिससे तुलना करना रहता है उसका वैल्यू नीचे रहता है, राम का वैल्यू नीचे रहेगा। अब वो भी प्रतिशत में निकालना है, तो 100 से गुणा करेंगे, 4 से काटिए 25 और 4 दूनी 8, तो 25 तिया कितना हो गया? 75/2। आंसर हो जाएगा 37.5%। आंसर कितना हो जाएगा बताइए? 37.5%, यानी हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी 12वें का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो किसका किसका हो गया इसमें? आशु यादव जी ने लग रहा बता दिया इसका आंसर, 37 सही 1/2। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत बढ़िया यादव जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 0.4777 किसके बराबर है? ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। चलिए कोशिश करिए इसके बारे में, बताइए सभी लोग फटाफट, थोड़ा भी देर मत करिए भाई, ठीक है ना। आपसे बता दूं कि प्रयास करेंगे ना तभी चीजें समझ में आएंगी। और आपसे मैं बता दूं कि मैथ्स का किसी भी एग्जाम में बहुत बड़ा योगदान होता है। और आप बचपन में देखिए, आप बचपन से आप देखते आए होंगे कि जिस चीज से आप डरते हैं तो वही आपके पीछे पड़ती है। मैथ्स से हम देखते हैं बहुत बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो बच्चे बोलते हैं सर हम शुरू से मैथ से भगते थे लेकिन बार बार मैथ्स हमारा पीछा कर देता है। तो आप मैथ से भगोगे लेकिन मैथ आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कोई भी एग्जाम देख लीजिए, लगभग एग्जाम में आपके मैथ्स आते हैं और खासकर यूपी टेट में तो समझ लीजिए बिना मैथ के बेड़ा पार नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि मैथ्स के जो भी क्वेश्चन है खूब कायदे से बताइए, ठीक है, इसको लगाइए, सॉल्व करिए। नहीं यहाँ पर बता रहे हैं तो घर पे भी रिवाइज करते चलिए। लेकिन आपसे बता दूं कि जो डायरेक्ट जो कन्वर्सेशन होता है ना टीचर से, ठीक है, लाइव क्लास में जो चीजें आप समझते हैं, अपने गलत सही कुछ भी लगाने की कोशिश करते हैं, कभी गलत होगा कभी सही होगा, कभी गलत होगा कभी सही होगा। एक दिन ऐसा होगा ना कि ऑटोमेटिक आपके सारे क्वेश्चन सही होने शुरू हो जाएंगे। नहीं सारे तो मतलब परफेक्ट तो कोई नहीं होता है, लेकिन लगभग आपका जो मंजिल है उसको पाने के लिए आप उस काबिल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पे कैसे करना है। 0.4777 तो कैसे करना है, देखिए 0.47 बार बार आ रहा है तो जो बार बार आया उस पर बार लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? बार। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए एक दिन हमने शॉर्ट ट्रिक में डाला हुआ था इसको, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए भिन्न में बदलना है तो पहले हम पूरी संख्या 47 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 47। अब फिर देखेंगे यहाँ पर कितने अंकों पे बार नहीं है। एक अंक ऐसा है जो बिना बार का है, जो अंक बिना बार का है वो अंक कौन है बताइए? 4। उस अंक को इसमें से हम माइनस कर देंगे, ठीक है। बटे ध्यान दीजिएगा, जितने अंकों पे बार होगा उतना 9 नीचे। तो देखिए एक ही अंक पे बार है तो 1 9 नीचे। और कितना अंक बिना बार का है गिनिए, बस एक ही अंक बिना बार का है तो उसके जगह हम शून्य लिख देते हैं। क्या हो गया बताइए आंसर? 43/90। आंसर क्या हो जाएगा? 43/90। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। तो 13 नंबर वाले क्वेश्चन का आपने आंसर देखा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, आंसू यादव जी ने पहले निकाल दिया आंसर। आंसर कितना हो गया? 43/90। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, बस आप लोग ध्यान देते चलिए, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक व्यक्ति 10,000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए कर्ज लेता है तो उसे कितना ब्याज देना होगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो 10% को क्या बोलते हैं? 1/10। यानी पहले साल अगर 10 कर्जा लिया तो 1 उस पे ब्याज दे रहा है तो कितना हो गया? 11। दूसरे साल भी 10 पे 11, 4 साल है ना। तीसरे साल भी 10 पे 11 और चौथे साल भी 10 पे 11, ठीक है। यहाँ बताइए 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 4 बार है तो कितना हो गया बताइए? 10,000, ठीक है। 11 गुणे 11 गुणे 11 1331। 1331 में हम किससे गुणा कर दे बताइए? 11 से। 11 एकम 11 हासिल है, 11 तिया 33 और 1 34, 3 11 तिया 33 और 3 कितना हो गया? 36 हो गया, हासिल 3। 11 क्या 11 3 14, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगा देखिए, मूलधन कितना है? 10,000 है, ठीक है। और मिश्रधन कितना है बताइए? 14,641 है। यानी मूलधन आया अनुपात से 10,000 और मिश्रधन आया 14,641। तो बताइए यहाँ भी आपका मूलधन 10,000 है और रियल में भी कितना है? 10,000 रुपया है। रियल में भी कितना है? 10,000 है। मूलधन के नीचे मूलधन रखो तो इस अनुपात वाले 10,000 का रियल 10,000 कितना गुना है? 1 गुना है, ठीक है। हमको क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा दीजिए, तो 14,641 में से हम 10,000 घटाएंगे तो 4,641 होगा, ठीक है ना। यानी इतना हिस्सा हमको ब्याज देना है। अगर मूलधन में 1 से गुणा हो रहा है तो ब्याज में भी 1 से गुणा होगा। आंसर कितना हो जाएगा बताइए? 4,641। यानी आंसर कौन सा हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो 14 नंबर वाले क्वेश्चन के आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो बहुत बढ़िया। आंसू यादव जी ने पहले मिश्रधन बताया था, मिश्रधन नहीं निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है? यहाँ पर आपको ब्याज निकालना है। तो ब्याज कितना हो गया बताइए? 4,641, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 15 नंबर, ठीक है। दिया है कि x जो है 10 के बराबर भी हो सकता है, छोटा भी, और 3 से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि y जो है 5 से बड़ा और बराबर भी हो सकता है और 15 से छोटा और बराबर भी हो सकता है। तो न्यूनतम मान होगा, क्या पूछा है बताइए? न्यूनतम मान होगा
ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन पूछा है। चलिए बताइए कितने लोग बताएंगे। यहाँ पे न्यूनतम मान बताना है, क्या हो जाएगा न्यूनतम मान। देखिए ये तभी संभव होगा जब x का सबसे न्यूनतम मान लिया जाए, x का सबसे न्यूनतम मान लें, ठीक है, और y हर है ना, ठीक है, देखिए y क्या है यहाँ पे हर है, y का सबसे अधिकतम मान लें। यानी कि देखिए छोटे से छोटा मान तभी हो सकता है जब अंश सबसे छोटा हो और हर क्या हो, सबसे बड़ा हो। हर क्या हो बताइए, सबसे बड़ा हो। यहाँ पर अंश x है, हर क्या है, y है, ठीक है। और x का सबसे न्यूनतम मान, x बताइए कहाँ से कहाँ तक है, 3 से 10 तक, इन्हीं में से कोई एक होगा। तो अगर 3 से 10 तक अगर है तो सबसे छोटा मान, अगर 3 से शुरू हो रहा है 10 तक जा रहा है, सबसे छोटा मान 3 हो गया। x का सबसे न्यूनतम मान क्या हो गया बताइए, 3, ठीक है। y का सबसे अधिकतम मान, तो y का न्यूनतम मान 5 है, अधिकतम मान क्या है 15, तो y का हमको अधिकतम मान लेना है, क्या हो जाएगा बताइए 15। पूछा क्या है यहाँ पर, x बटे y बताइए, x की जगह 3 रखेंगे, y की जगह 15 रखेंगे, कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आपकी सुविधा के लिए बता दूं, कोई भी संख्या न्यूनतम कब होगी, जब x अंश सबसे छोटा होगा और हर क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो हमने अंश सबसे छोटा 3 है और हर सबसे बड़ा कौन है बताइए 15 है, इनको x बटे y के रूप में रखा, सॉल्व किया तो आंसर कितना आया बताइए 1/5। आंसर कितना आ गया बताइए 1/5। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए, तो क्लियर है सबको। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए यदि बहुपद x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 का एक गुणनखंड x माइनस 2 है, इसके अन्य गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो इसको करने के लिए, गुणनखंड करने के लिए सबसे बढ़िया, हाँ आशु यादव जी ने बोला जी सर, चलिए बहुत बढ़िया है आशु जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं आज, ठीक है। तो यह सबसे आसान तरीका, जितना देर में गुणनखंड करेंगे x माइनस 2 से सीधे इसमें भाग दे दो, अन्य गुणनखंड पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस क्या है बताइए 18, ठीक है। इसमें किससे भाग देना है बताइए, x माइनस 2 से, तो गुणनखंड अगला पता चल जाएगा। तो देखिए हम x स्क्वायर से पहले गुणा करते हैं, तो x स्क्वायर में x गुणा x क्यूब और माइनस 2 में x स्क्वायर का गुणा माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। घटाइए, ये कट जाएगा और 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया, 2x स्क्वायर हो गया माइनस 3x, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x में हम 2x से गुणा करें तब 2x स्क्वायर आएगा, तो 2x में x गुणा 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस में माइनस गुणा माइनस 4x हो गया। चलिए घटाते हैं, तो घटाएंगे तो माइनस, ये माइनस वाला किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, कुछ वैल्यू गड़बड़ है क्या यहाँ पे, कुछ एक्स स्क्वायर एक्स का गुणा एक्स क्यूब और यहाँ पे 2 है 2x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर अगर निकालते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, और इसको जब हमने काटा है तो एक बार चेक कर लेते हैं, इसको ध्यान देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, एक्स क्यूब है, 4x स्क्वायर है, माइनस 3x है, माइनस 18 है, x माइनस 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हम लेंगे, क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का x में गुणा एक्स क्यूब हो गया और माइनस 2 में एक्स स्क्वायर का गुणा क्या हो जाएगा बताइए, माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। और एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तब घटेगा जब इसको हम घटाएंगे, तो माइनस करेंगे,
प्लस चिन्ह माइनस में, माइनस चिन्ह प्लस में, अब सही होगा। ठीक है, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया। अब देखिए यहाँ पे 4 2 6 एक्स स्क्वायर, अब माइनस कितना है बताइए 3x, 3x उतारेंगे तो बताइए 6x स्क्वायर कब होगा? 6x स्क्वायर तब होगा जब 6x से गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे 6x स्क्वायर, अब माइनस और प्लस से गुणा माइनस। ठीक है, 6 दूनी कितना हो गया बताइए 12x हो गया। ठीक है, तो जब घटाएंगे तो माइनस माइनस बदल जाएगा प्लस में, कट गया 12x प्लस 3x किया 9x माइनस 18। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर किससे हम कर दें गुणा, 9 से गुणा कर दें तो 9x, 9 दूनी कितना हो गया बताइए 18। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ये माइनस ये प्लस क्या होगा बताइए, कट जाएगा पूरी तरह। तो आया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, और एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 ये आपका क्या है बताइए, ये द्विघात समीकरण है। तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको 3x प्लस 3x प्लस 9 लिख सकते हैं। ठीक है, x कॉमन किया x प्लस 3, यहाँ पर 3 कॉमन किया x प्लस 3, x प्लस 3 2 बार है, कॉमन ले लिया, फिर x प्लस 3। तो कहने का मतलब ये है कि x माइनस 2 का दो गुणनखंड कौन कौन है, x प्लस 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 16 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए क्या बताया आपने, सृष्टि जी ने बताया 16 का सी। ठीक है, हमने गुणनखंड नहीं करना चाहा, तुरंत हो भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, हम कहें एक बार थोड़ा सा हमको भी मन किया था भाग का एक बार रिवीजन हो जाए, तो क्या बोलिए भाग से ही कर देते हैं। ठीक है, तो भाग से कर दिया x प्लस थ्री आप लोग का हो गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। ठीक है, आज का क्लास आप सभी लोग कैसा लगा जरूर बताइएगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, आप लोग से बस एक ही चीज की नाराजगी है भाई, कि आप लोग देखिए जो कमेंट्स होता है बहुत कम से कम करते हैं, और वैसे नाराज होकर हम कर क्या लेंगे, अगर थोड़ा फर्क अगर पड़ता हो मेरी नाराजगी का, भाई आगे से आप सभी लोग जुड़िए। ठीक है, सभी लोग जुड़िए, क्लास में जो भी पढ़ाया जाए सबका आंसर दीजिए। सृष्टि जी बहुत लास्ट में जुड़ी हैं, स्वागत है आपका। ठीक है, कल से आप इसी टाइम से यानी कि 11 बजे से यूपी टेट का क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, आप भी जुड़िए। और आप सभी लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए। ठीक है ना, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करेंगे तभी उत्साह हमको भी मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास में इतना है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद आशु जी।